Hello everybody, this is Avinash Sharma here and I welcome you all to the Crown Success. I hope आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जल्दी जागना हमेशा फ़ायदेमंद होता है, फिर चाहे वो अपनी नींद से हो, अहम से हो, वहम से हो या फिर सोए हुए ज़मीर से हो। कहने का मतलब है कि जल्दी जागना फ़ायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि जैसे अब हम देखते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, उससे हमारी बॉडी फिट रहती है, फ्रेशनेस रहती है, तरोताज़ा रहते हैं हम। तो यहाँ भी एक फ़ायदा होता है। दूसरा, नींद से जल्दी जाग जाते हैं, सुबह उठना। और अहम से मतलब घमंड नहीं होना चाहिए हमें किसी भी तरह का। अगर हमें घमंड आ जाता है ना, तो वो कहते हैं ना कि एक पहाड़ चढ़ते हुए आदमी को अगर घमंड आ जाए तो वो नीचे गिरने लग जाता है इंसान को। ठीक है, तो ये वाली बात भी इसमें कही गई कि अहम से भी हमें अपना अहम नहीं करना चाहिए कभी भी, उससे भी हमें जाग जाना चाहिए। अगर अहम आ भी रहा है तो उससे ध्यान देना चाहिए कि ये अहम वाली चीज़ें हैं और यहाँ से हमें निकलना है, आगे अपनी ग्रोथ करनी है, हमें एक पोलाइट बनकर रहना है। ठीक है, एक बात इसमें वहम से हो कि वहम मतलब किसी कोई भी ऐसा वहम नहीं करना चाहिए कि उसी सोच में बैठे हुए हैं, डूबे हुए हैं कि अरे ये क्या हो गया, वहम कर रहे हैं कि अरे दूसरा अच्छा ये कर सकता है, या मतलब अपने आप की शक्ति को ज़्यादा आंकना, दूसरे को कमज़ोर समझना, इस तरह के वहम नहीं होने चाहिए। या ज़मीर मतलब सोए हुए ज़मीर से ज़मीर जाग जाना चाहिए, मतलब कि आपको ना अपने अंदर ग्रोथ करनी है, आपको अपने माइंड को डेवलप करना है, आपको सोचना है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, एक जगह रुका नहीं रहना आपको। ठीक है, इस तरह की बात इसमें कही गई है और कितनी शानदार बात ये लिखी हुई है। ये भी लिखा है कि जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भरते। आपको देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा, अपने ज़मीर को जगाना पड़ेगा, आपको अपनी ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी आप आगे जाएंगे। और धीरे 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 प्रैक्टिस करके ना आप, समय लगता है, देखो किसी भी काम को करने में समय ज़रूर लगता है, लेकिन यह है कि आपको सफलता ज़रूर मिलती है। आपका लिया हुआ ज्ञान, आपकी करी हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इस तरह की बातें इसमें कही गई हैं और अच्छी बातें मैं लेकर आता हूँ आपको एक मोटिवेशन देने के लिए। और खुद को भी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपसे ये बातें सब शेयर करता हूँ। हम इससे जुड़े भी रहते हैं और रोज़ एक नई 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 अच्छी से अच्छी बात सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा कीजिए और जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है ना, आप उन्हें प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं थोड़ा सा नोटिस कर रहा हूँ व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं, पता नहीं यूट्यूब जो है वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा। उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी वीडियो है ना, ज़रूरतमंद जो लोग हैं उन तक नहीं पहुँच पा रही है। अगर आप लोग इसे सपोर्ट करेंगे ना, तो ये वीडियो को एक बूस्ट मिलेगा, वीडियो आगे जाएगी। जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है, जो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है, ये आगे पहुंचेगी सीरीज़ और सभी लोग इससे जुड़ेंगे। और एक चीज़ और, जैसे आप यहाँ से पढ़ते हैं ना, तो पढ़ने के बाद उसे और पढ़ाइए, आपको भी खुशी मिलेगी, आपको ग्रोथ होगी, आपकी ग्रोथ होगी। इस तरह की धीरे धीरे कुछ भी करके, मतलब कोई भी आप एक्टिविटी करके अपने ज़मीर से जाग सकते हैं। ठीक है, और लेक्चर की पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप द क्राउन सक्सेस करके सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा, वहाँ पे डेली लेक्चर की पीडीएफ अपलोड हो जाती है। तो आप लेक्चर की पीडीएफ के लिए चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हम आज का अपना लेक्चर। तो आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो देखेंगे एसडीजी इंडेक्स के बारे में, देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि एसडीजी जो है इंडेक्स क्या है, ये 2020-21 का। इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल के बारे में देखेंगे। ये क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल क्या है और इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बनाइजेशन इनिशिएटिव, ये पहल क्या हुई है, थोड़ा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो देखेंगे जो एलियो है, ये एलियो जो है उपग्रह के माध्यम से इंटरनेट सेवा कैसी चलती है, क्या है ये चीज़, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एलियो से उपग्रह, एलियो जो उपग्रह हैं इनके माध्यम से इंटरनेट सेवा फास्ट है, स्लो है, या कैसे काम करती है, ये हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, ये टॉपिक यहाँ पे डबल डबल हो गया, बट कोई नहीं, हम आगे इसमें दूसरा टॉपिक है वो मैं कवर कर लूँगा। ठीक है, एक जो है एंटी हेल गन बनी हुई है, ये ओलावृष्टि रोधी बंदूक, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या है ये। और छोटे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, ये टीईटी के बारे में पढ़ेंगे, ये टीईटी एग्ज़ाम क्या है। अभी ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि ये पूरे, पहले इसमें क्या था 7 साल की मान्यता थी, अब ये पूरा आजीवन कर दिया है कि एक बार अगर आपने टीईटी पास कर ली तो टीईटी पास करने के बाद आप जो है आजीवन उसके लिए एलिजिबल होंगे टीचर बनने के लिए। ये ऐसे जीई पोर्टल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये ऑपरेशन सागर आरक्षा क्या है, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। और ये आईएनएस संधायक के बारे में देखेंगे, ये क्या है ये टॉपिक आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए इन टॉपिक्स के साथ तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक्स के साथ।
जो SDG इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। देखिए हाल ही में क्या हुआ है, जो नीति आयोग है ना, उसके द्वारा जो है ये SDG है, इसका एक इंडेक्स जारी किया है 2020-21, ठीक है, इसीलिए ये SDG जो है चर्चा में आया है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं हम, क्या है ये SDG। देखिए दिसंबर 2018 में क्या हुआ, ये स्टार्ट हुआ, और इसके स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, जो भारत में बड़े रूप में मतलब विस्तृत रूप में, एक व्यापक पूरे समग्र भारत में इसको जो इसके टारगेट थे, SDG के जो टारगेट थे, क्या क्या टारगेट थे, जैसे नो पॉवर्टी के, कोई गरीब नहीं होगा, जीरो हंगर, कोई भूखा नहीं रहेगा, सबका जो है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, मतलब अच्छा स्वास्थ्य और जो है रहन सहन बढ़िया होगा, क्वालिटी एजुकेशन होगी कि सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी होगी, लिंग समानता होगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होगा कि साफ पानी होगा, स्वच्छता होगी, ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होगी, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। इस तरह के गोल हैं कुछ 16-17 ना। तो इनकी बात इसमें कही गई है कि इस तरह के अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए एक दिशा की प्रगति की निगरानी के लिए प्राथमिक उपकरण बन गया है ये वाली बात इसमें कही गई है। और ये जो सूचकांक है, ये इंडेक्स है, ये जो है जो राज्य होते हैं, राज्य और जो यूनियन टेरिटरी होती है ना, उनके लिए वर्ल्ड लेवल पर ये रैंकिंग देता है, और उनको रैंकिंग देकर वर्ल्ड लेवल पर उनके बीच जो कंपटीशन होता है ना, वो बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक ए कंट्री है ये, ठीक है, ए स्टेट है ये, इधर ये बी स्टेट है, ठीक है, इससे क्या होगा, अगर इसने जो है अच्छा काम किया अपने SDG में, इसको मान लो मिले 17 नंबर, ठीक है, और इसको मिले मान लो 20 नंबर, तो अब ये इसके दिमाग में भी ये आएगा ना कि भाई 20 वाले ने ज़्यादा अच्छा काम किया इसीलिए उसे 20 नंबर मिले, अगली बार को मैं भी और इससे अच्छा काम करूंगा तो मुझे ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो ये कंपटीशन इनमें बढ़ा देता है। उससे क्या होता है, कंपटीशन बढ़ने से ये होता है कि ये लोग अपने सुधार करने लगते हैं कि भाई कैसे मैं सुधार करूं ऐसा कि मैं बी वाले से आगे पहुंच जाऊं, ठीक है, ये वाली बात इसमें कही गई है कि कंपटीशन को बढ़ावा देता है। दूसरा जो ये 2020-21 इंडेक्स है, ये जो है भारत में जो है संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से डेवलप किया गया, संयुक्त राष्ट्र ने इसमें सहयोग किया और जो है ये डेवलप किया गया। और ये MOSPI यानी कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो होता है, उसके राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क के साथ संरेखित यानी कि जुड़े हुए 115 जो संकेतक हैं, उन पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को आंकता है, जो ग्रोथ हो रही है उसको ये आंकता है MOSPI, ठीक है, इसके साथ संरेखित जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसमें रैंकिंग दी किस प्रकार जाती है SDG में। देखिए इसमें क्या होता है, प्रत्येक राज्य के लिए, हर एक राज्य और जो यूनियन टेरिटरी होती है, केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इनके लिए जो है 16 जो SDG लक्ष्य हैं, पहले 17 थे, अभी हाल ही में 16 हो गए हैं। इन पर जो है स्कोर की गणना करता है, SDG पर जो टारगेट वार है वो स्कोर की जो है गणना करता है, स्कोर को चेक करता है। SDG जो इंडिया इंडेक्स स्कोर है वो 0 से 100 के बीच होते हैं, ठीक है, ये जो स्कोर है ना, ये जो स्कोर दिए जाते हैं वो 0 से 100 के बीच दिए जाते हैं। अब 0 से 100 के बीच कैसे दिए जाते हैं, देखिए जो एस्पिरेंट होता है, मतलब जो स्टार्टिंग में कोई स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है, वो अगर एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट मतलब अभी स्टार्ट ही कर रहा है उसने डेवलपमेंट करना, तो उसे 0 से 49 के बीच रखा जाएगा, ठीक है, ये उन्हें स्कोर दिया जाएगा। जो परफॉर्मर है, जो मतलब थोड़ी बहुत ग्रोथ कर चुका है, ठीक है, थोड़ी बहुत ग्रोथ अपनी कर चुका है या फिर डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो प्रदर्शन कर रहा है, परफॉर्मर है ना, तो उसे 50 से 64 के बीच रखा जाएगा। इससे जो है एक पहचान पड़ जाती है। जैसे किसी स्टेट को अगर नंबर 61 दिया हुआ है ना, तो उसे पता चल जाएगा कि SDG में ये 61 नंबर इसको है, तो ये परफॉर्मर है, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। इसके बाद जो नंबर दिए जाते हैं वो 65 से 99 दिए जाते हैं, 65 to 99। उससे क्या होता है, उसमें क्या होता है, उसमें फ्रंट रनर होते हैं। अगर किसी को नंबर दिए गए 65 यानी कि 71 नंबर किसी को दिए गए किसी स्टेट को, तो दूर से पता चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा कि इस स्टेट में या इस यूनियन टेरिटरी में जो है ये फ्रंट रनर है, यानी कि काफ़ी हद तक इसमें डेवलपमेंट हो चुका है। लेकिन पूरा डेवलपमेंट जो कर लेते हैं उन्हें कहते हैं अचीवर। और मैं आपको एक गौर करने वाली बात बताऊं, देखिए अभी क्या हो रहा है वर्तमान में, प्रेजेंट में जो परफॉर्मर है, जो एस्पिरेंट है, एस्पिरेंट और अचीवर अभी तक कोई नहीं है, ठीक है, इस श्रेणी में कोई भी राज्य शामिल नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। एस्पिरेंट नहीं है अभी भी, यानी कि हर कोई एस्पिरेंट से आगे बढ़ चुके हैं, 49 से ज़्यादा नंबर ले चुके हैं, यानी परफॉर्मर हैं, ठीक है। और अचीवर अभी कोई नहीं बना है कि भाई जो है जिन्होंने सारे टारगेट अपने हासिल कर लिए हो 16 के 16,
ठीक है, अभी परफॉर्मर है और फ्रंट रनर है, बट अभी एस्पिरेंट कोई नहीं है, यहाँ से सब आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अचीवर भी अभी कोई नहीं बना है, अभी लक्ष्य हासिल किसी ने नहीं करा है, अभी 50 से 99 के बीच चल रही है। ठीक है, अब इसके बाद जो इसका कंक्लूजन निकल के आता है, वो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि देश में समग्र यानी कि हर तरह के एसडीजी स्कोर में 6 अंकों का सुधार हुआ है। ठीक है, साल 2019 में 60 अंकों से बढ़कर 2020-21 में 66 हो गया, 6 अंकों का इसमें सुधार हुआ है भारत देश में। और जो ये सुधार है, ये साफ पानी और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा एनर्जी, ठीक है, सस्ती एनर्जी, स्वच्छ यानी कि साफ एनर्जी, और दूसरी चीज जो टारगेट है उनके तहत सुविधाएं प्रदान करने में जो है सुधार का परिणाम है कि यहाँ यहाँ सुविधाएं मिल रही हैं, टारगेट में जो है सुरक्षा मिल रही है, स्वच्छता मिल रही है, ये सब जो है टारगेट को अचीव कर रहे हैं धीरे धीरे करके। अभी केरल ने क्या काम करा है, केरल ने 75 अंक इसके हासिल करते हुए अपनी शीर्ष रैंक जो है बरकरार रखी है। अभी तक जो सबसे ज़्यादा अंक मिले हुए हैं वो केरला को मिले हुए हैं, 75 नंबर उसको मिले हुए हैं। और इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने 74 अंक जो है प्राप्त किए हैं, दूसरा स्थान इनका है अभी। और इस वर्ष जो है इस साल के भारत सूचकांक में जो है बिहार, झारखंड, असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। ये जो थे ना, ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। और चंडीगढ़ ने जो है 79 अंक हासिल करते हुए केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी हैं उसमें अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। देखिए राज्यों में सबसे शीर्ष स्थान किसने बनाए रखा है, 75 नंबर है राज्यों में सबसे ज़्यादा केरला के, और चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा नंबर हैं कितने, 79। ठीक है, और इसके बाद जो है दिल्ली आता है, दिल्ली आता है 68 पर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं हम क्या है ये। देखिए टॉप 5 जो अपनी वो हैं जिनको टॉप 5 जो पोजीशन पे हैं वो केरला है 75, फिर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे हैं, फिर तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड, ये 72 नंबर इनको मिले हुए हैं। और सिक्किम को और महाराष्ट्र को 71 और 70 नंबर मिले हुए हैं। और जो बॉटम 5 है, नीचे से जो 5 हैं, ठीक है, वो है छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, इनको 61 नंबर मिले हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, यूपी, इनको 60 नंबर मिले हुए हैं। असम को 57, झारखंड को 56 और बिहार को 52, ये सबसे नीचे हैं। देखिए एसडीजी गोल के इस तरह से ये मिले हुए हैं। और यहाँ पे गोल वाइज जो टॉप स्टेट्स हैं वो हमने रखे हैं, जैसे नो पॉवर्टी, तमिलनाडु, दिल्ली ये ऊपर है नंबर 1 पे। ठीक है, ये पूरे 16 के 16 में गोल वाइज जो है स्टेट दे रखे हैं। तो इस वाले टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया और देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है ये। ठीक है, जीरो मतलब जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, और एक आता है इसमें रिड्यूस इनइक्वालिटीज, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और एक आता है इसमें सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिड्यूस इनइक्वालिटीज यानी कम असमानता, उद्योग, नवाचार एंड बुनियादी ढांचा, ठीक है, टिकाऊ शहरों और समुदायों को मतलब बनाना है, जिम्मेदार खपत और उत्पादन मतलब अच्छी खपत होनी चाहिए, उत्पादन अच्छा होना चाहिए, जलवायु के लिए अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, भूमि पर जीवन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें इसमें मतलब शांतिपूर्ण न्याय होना चाहिए, मजबूत संस्थाएं होनी चाहिए, ये सब इसमें जो है लक्ष्य हासिल करने हैं। एसडीजी में जो ये लक्ष्य हासिल करेगा वो एक डेवलप कंट्री होगा, और इस तरह की बातें इसमें कही जाती हैं। तो इस टॉपिक को हमने समझा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना अगला टॉपिक। देखिए अगला टॉपिक हम देखते हैं कि क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्री डीप डिकार्बोनेशन इनिशिएटिव। अब पहले देखते हैं कि क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल क्या है ये, और फिर देखेंगे इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव क्या है, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। और पहले हम देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। देखिए चर्चा में इसीलिए है क्योंकि भारत ने यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ मिलकर जो एनर्जी प्रमुख है ना, एनर्जी प्रमुख जो उनकी 12वीं बैठक में जो है CEM यानी क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल और IDDI यानी कि इंडस्ट्रियल डीप डिकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव के तहत औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को प्रमोट करते हुए नई कार्य प्रक्रियाओं की शुरुआत की है। ठीक है, औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को प्रमोट करते हुए इन दोनों ने जो है एक नई कार्य प्रणाली की शुरुआत की है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं CEM क्या है और ये IDDI क्या है। देखिए ये CEM क्या है, ये जो इसकी स्थापना हुई ना, इसकी फॉर्मेशन हुई वो दिसंबर 2009 में हुई। दिसंबर 2009 में कहाँ पे हुई, कोपेनहेगन में हुई। अब पहले हम देख लेते हैं कोपेनहेगन कहाँ पे है। देखिए यूरोप में ना, यूरोप में डेनमार्क जो है, डेनमार्क की कैपिटल है ये कोपेनहेगन, और ये जो है जर्मनी, और इसके जो है लेफ्ट में है नॉर्थ सी, राइट में है इसके बाल्टिक सी, ऊपर नॉर्वे, स्वीडन,
और ये इस साइड ये फिनलैंड आया था, ये तो अलग है, लेकिन ये नॉर्वे, स्वीडन और नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूके, इन सबसे चारों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, डेनमार्क की ये कैपिटल है कोपेनहेगन। ठीक है, तो क्लीन एनर्जी जो मिनिस्ट्रियल है ना, इसकी स्थापना हुई दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित पार्टियों के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर। ठीक है, कोपेनहेगन में एक आयोजन हुआ। ठीक है, उसमें पार्टियों का जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ, उसमें जो है संयुक्त राष्ट्र के फ्रेमवर्क में, कन्वेंशन में इसकी स्थापना जो है की गई। अब इसमें क्या बात कही गई, इसमें कहा गया कि यह स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने वाली नीतियों और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, मतलब कुछ ऐसी नीतियां जो स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकों को आगे बढ़ाने वाली होती हैं, और कुछ ऐसे कार्यक्रम जो इनको बढ़ावा दे, अनुभव और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करें, तथा वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा जो वर्ल्ड लेवल की मतलब हाईएस्ट स्वच्छ ऊर्जा होती है, अर्थव्यवस्थाओं में पारगमन को प्रोत्साहित यानी प्रमोट करने के लिए एक उच्च स्तरीय वैश्विक मंच है सीईएम। सीईएम जो है अनुभव और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने, ठीक है, वर्ल्ड लेवल की स्वच्छ ऊर्जा को जो है प्रमोट करने के लिए, ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को जो नीतियां बनती हैं उनको प्रमोट करने के लिए एक वैश्विक मंच है। ठीक है, अब इसमें ये इंपॉर्टेंट बात बनती है, क्वेश्चन बन सकता है कि क्या भारत इस क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल में शामिल है? जी हाँ, भारत सहित 29 देश क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल में शामिल हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें कंफ्यूज कर सकता है, आपको ध्यान रखना है कि भारत इसका एक सदस्य है, भारत 29 देशों के साथ इसमें शामिल है। हम देखते हैं कि आईडीडीआई क्या है। देखिए आईडीडीआई जो है ना, ये सार्वजनिक और निजी संगठनों का एक वैश्विक संगठन है। वैश्विक मतलब वर्ल्ड लेवल का एक संगठन है। सार्वजनिक और निजी यानी प्राइवेट जो संगठन है, संस्थाएं हैं, और जो सार्वजनिक मतलब सरकारी संस्थाएं हैं, उनका एक वैश्विक संगठन है ये आईडीडीआई। ठीक है, ये जो है कार्बनों वाली जो औद्योगिक सामग्री होती है उसकी मांग को प्रमोट करने के लिए कार्य करता है। यानी कार्बनों की जो औद्योगिक सामग्री होती है, कार्बन वाली जो औद्योगिक सामग्री होती है जिसका यूज होता है, वो उसकी डिमांड को जो है प्रमोट करने के लिए कार्य करता है। ये जो है जो राष्ट्रीय सरकारें होती हैं, नेशनल लेवल की जो सरकारें होती हैं, उनके सहयोग से आईडीडीआई जो है कार्बन आकलन को मानकीकृत करने, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के महत्वाकांक्षी खरीद लक्ष्यों को निर्धारित करने, और निम्न कार्बन उत्पाद डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने और उद्योग दिशा निर्देशों को डिजाइन करने के लिए कार्य करता है। ये जो समन्वित होता है ये यूएनआईडीओ द्वारा होता है, यानी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है ये। यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसकी जो फॉर्मेशन हुई, जो इसकी स्थापना हुई, वो 1966 में हुई। कब हुई? 1966 में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो वियना में है, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कहाँ पर है आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ऑस्ट्रिया कहाँ पर है। चलिए मैं बता देता हूँ, ये यूरोप का एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। तो वियना में इसकी जो है इसका हेडक्वार्टर है, और जो इसके डायरेक्टर जनरल है वो लीयोंग है। कौन है? लीयोंग। और जो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब इसके जो सदस्य हैं वो इसका नेतृत्व आईडीआई का नेतृत्व यूके और भारत द्वारा जो है संयुक्त रूप से किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम और भारत जो है संयुक्त रूप से मिलकर, आपस में मिलकर जो है इसका नेतृत्व करते हैं। और वर्तमान सदस्यों में जो इसके शामिल हैं वो जर्मनी भी है, कनाडा भी इसके वर्तमान सदस्यों में शामिल है। तो ये हमने देखा कि ये आईडीडीआई क्या है और ये सीईएम क्या है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे एलईओ उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट सेवा। ये देखेंगे पहले क्यों चर्चा में है। देखिए ये इंटरनेट सेवा का ये कुछ इस तरह से कार्य करती है। थोड़ा हम देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। देखिए एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है वनवेब। ठीक है, हाल ही में क्या हुआ है, वनवेब नाम की एक कंपनी ने पृथ्वी की जो निचली कक्षा है ना, लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसमें जो है जो उपग्रह स्थापित है संचार करने के लिए, ठीक है, उसमें एक जो वनवेब कंपनी द्वारा अपने 36 उपग्रहों की अगली खेप जो है रूस से भेजी गई है, रशिया से जो है भेजी गई है। ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, इसके साथ ही जो पृथ्वी की निचली कक्षा में इसके साथ ही जो पृथ्वी की निचली कक्षा है उसमें क्या है, जो वनवेब के जो टोटल उपग्रह हैं उनकी संख्या जो है कितनी हो गई है, 218 हो गई है। और ये जो सभी उपग्रह हैं ये वनवेब के 648 एलईओ उपग्रह बेड़े का भाग होंगे। ठीक है,
अब थोड़ा देख लेते हैं हम ये एलईओ का इंटरनेट प्रोग्राम क्या है, वन वेब का जो एलईओ है उसका इंटरनेट प्रोग्राम क्या है। ये देखिए वन वेब का जो उद्देश्य है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एलईओ उपग्रह के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम, अलास्का, ठीक है, अलास्का कहाँ पे है ये आप बताएंगे, नॉर्थ यूरोप, ग्रीनलैंड, आर्कटिक समुद्र और कनाडा में इंटरनेट कनेक्टिविटी जो होती है उसका जो है एक बढ़िया विकल्प उपलब्ध कराना है इसके माध्यम से, एलईओ उपग्रहों के माध्यम से। कंपनी ने क्या कहा है, कंपनी ने ये कहा है कि इस साल के अंत से पहले इंटरनेट सेवा जो है चालू किए जाने की संभावना है, ये बात कंपनी द्वारा कही गई है। और वन वेब का जो एक कार्यक्रम है ना, इस कार्यक्रम को 5 to 50 सर्विस का नाम दिया गया है। इसके तहत क्या होता है, जो 50 डिग्री अक्षांश जो होता है, 50 डिग्री अक्षांश के नॉर्थ में, 50 डिग्री अक्षांश के नॉर्थ में स्थित सभी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवाएं जो हैं प्रदान की जाएंगी। कौन कौन से हैं, जैसे वो कनाडा हो गया, अलास्का हो गया, नॉर्थ यूरोप हो गया, यूके हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, है ना। ठीक है, ये वाली बात इसमें कही गई है। अब इससे लाभ क्या है, थोड़ा लाभ देखते हैं। देखिए एलईओ उपग्रह जो आधारित इंटरनेट के लाभ हैं वो क्या है, ये जो है एलईओ उपग्रह पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। और ये जो भूस्थैतिक कक्षा उपग्रहों की तुलना में लगभग 500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। और जो एलईओ उपग्रह है ये पृथ्वी का जो है नज़दीक से परिक्रमण करते हैं। एलईओ उपग्रह पृथ्वी का जो है नज़दीक से घूमते हैं, पृथ्वी के चारों ओर नज़दीक से घूमते हैं। अतः ये जो है पारंपरिक स्थिर उपग्रह प्रणालियों की तुलना में मजबूत सिग्नल और तेज गति प्रदान करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर वाली जो प्रणाली है उसकी तुलना में अंतरिक्ष के माध्यम से अधिक तेजी से गति करते हैं, इसलिए ये जो है जमीन आधारित जो नेटवर्क है उससे आगे ना निकले, लेकिन उसका मुकाबला करने में ये सक्षम होंगे, ठीक है। इसके बारे में आपने जाना ये एलईओ उपग्रह वाला इंटरनेट क्या है ये। अब आपको कोई पूछेगा तो आप फटाक से उसका आंसर दे देंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड एक परियोजना चल रही है, आपने एलन मस्क का नाम सुना है। एलन मस्क, वही एलन मस्क स्पेस एक्स वाले, ठीक है, टेस्ला वाले, ठीक है। वन वेब की एक मुख्य प्रतियोगी स्टारलिंक कंपनी है, यानी इसकी जो कॉम्पिटिटर है स्टारलिंक, ये जो है एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के नेतृत्व वाला एक उद्यम है, ठीक है। स्पेस एक्स कंपनी इसका नेतृत्व करती है। और स्टारलिंक के पास जो है प्रेजेंट में 1385 उपग्रह हैं, ठीक है, जो पृथ्वी की लोअर अर्थ वेब ऑर्बिट में जो है स्थापित हैं। स्टारलिंक द्वारा क्या हुआ, पहले से ही उत्तरी अमेरिका और बीटा परीक्षण शुरू किया जा चुका है और इसने भारत जैसे देशों में प्री ऑर्डर भी स्टार्ट कर दिया है। ये बहुत हाई लेवल का काम करते हैं। एलन मस्क की कंपनी जो है स्पेस एक्स हो गई, स्टारलिंक हो गई, ठीक है, टेस्ला हो गई, बहुत हाई लेवल का इनका काम रहता है, ठीक है। इसके बारे में हमने जाना। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम अपना अगला टॉपिक जो कि अभी आपके सामने आने वाला है, आ गया। हाँ, वाटर बियर और बेबी स्क्विड के बारे में हम देखते हैं। ये वाटर बियर और बेबी स्क्विड क्या है और देखते हैं अभी चर्चा में क्यों है वाटर बियर और बेबी स्क्विड। देखिए हाल ही में क्या हुआ है, नासा द्वारा अंधेरे में चमकने वाले बेबी स्क्विड और 5000 टारगीग्रेड्स, जिन्हें वाटर बियर कहा जाता है, ठीक है, अंधेरे में चमकने वाले बेबी स्क्विड और 5000 टारगीग्रेड्स, इन्हें वाटर बियर भी कहा जाता है। इनको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया है, ठीक है। ये जो है स्पेसएक्स कार्गो को पुनः आपूर्ति मिशन के एक भाग थे। ये भी अंतरिक्ष स्टेशन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। देखिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है ना, ये मुख्यतः एक बड़े आकार का अंतरिक्ष यान है, ठीक है। बड़े आकार का मतलब एक बहुत बड़ा आकार है, उस बड़े आकार का जो है एक अंतरिक्ष यान है, ठीक है, एक प्लेन है या फिर कुछ भी कह सकते हैं, एक यान है, ठीक है। वो बड़े आकार का एक यान है जो काफ़ी लंबे समय के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। जो पृथ्वी की निचली कक्षा अभी हमने पढ़ी इससे पिछले वाले टॉपिक में, उसमें जो है ये स्थित है। ये जो है 1998 से अंतरिक्ष में काम कर रहा है और 5 भागीदार एजेंसियां जो हैं इसकी, एक यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ईएसए, नासा, ठीक है, रशिया की है रोस्कोसमोस और जाक्सा जापान की, सीएसए जो है कनाडा की, और मध्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का ये परिणाम है। ये लगभग जो है 93 मिनट में पृथ्वी की पूरा चक्कर लगाता है। कहने का मतलब है प्रतिदिन ये पृथ्वी का 5 चक्कर जो है ये पूरे करता है, ठीक है। और जो इनका उद्देश्य है, ये जो इस तरह के नए उपयोग किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं,
इनका उद्देश्य जो है लंबी अंतरिक्ष यात्राओं पर जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं ना, उनके लिए बेहतर संरक्षात्मक यानी कि उनकी सुरक्षा देने वाले उपायों को तैयार करने में वैज्ञानिकों की मदद करता है। और जो रोगाणु होते हैं लाभकारी तथा जानवरों के मध्य जो क्रियाएं होती हैं उनको समझता है, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी पर मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण खोजें की जा सकें। ठीक है। और इसमें जो अगला टॉपिक है वो ये है कि सूक्ष्म जीव को अंतरिक्ष में भेजने का कारण क्या है। जो सूक्ष्म जीव है ना, उनको अंतरिक्ष में भेजने का कारण क्या है? वो कारण ये है कि जानवरों में जो टिश्यूज होते हैं उनके नॉर्मल जो डेवलपमेंट होता है और मानव स्वास्थ्य का जो रखरखाव होता है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक। और सूक्ष्म जीवों पर किए जाने वाले इन शोधों से यानी कि इन रिसर्च से वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को गुरुत्वहीन स्थितियों में लाभकारी रोगाणुओं तथा जानवरों के मध्य जो क्रियाएं होती हैं, गुरुत्वहीन स्थिति में जहाँ मतलब जहाँ ग्रेविटी नहीं है वहां पर इनके मध्य जो क्रियाएं होती हैं उनको समझने का अवसर मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात, मानव शरीर में जो छोटे छोटे जीव हैं, पाचन क्रियाएं हैं, इम्यून सिस्टम है और जो हानिकारक रसायनों को गैर विषाक्त करने जैसी क्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। ठीक है। इन रोगाणुओं तथा मानव शरीर के मध्य संबंधों में व्यवधान जो होता है वो बीमारियों का कारण बन सकता है। तो इसके बारे में हमने जाना है वाटर बियर और बेबी स्क्विड क्या है। ये नासा द्वारा अंधेरे में चमकने वाले जो बेबी स्क्विड हैं वो 5000 टारगीग्रेड्स, जिन्हें वाटर बियर भी कहा जाता है, ये छोटे छोटे एक वो हैं ये उपग्रह टाइप, इन्हें जो है अंतरिक्ष में, यानी सूक्ष्म जीव हैं ये, इन्हें जो है अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। सॉरी मैंने उपग्रह उपग्रह कह दिया, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं, इन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में। ठीक है। इसीलिए टॉपिक अभी चर्चा में था। साइंस टेक का ये क्वेश्चन है, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे एंटी हेल गन के बारे में कि ये एंटी हेल गन क्या है। देखिए इस तरह की होती है ये एंटी हेल गन, ये आप देख रहे हैं ना, इसमें सुराही सी बनी हुई है, मतलब सुराही ऊपर को ये चौड़ी है और नीचे को ये पतली सी है, आसमान को इसका मुंह है, बंदूक है ये। ठीक है। एंटी हेल गन के बारे में हम देखते हैं। देखिए ओलावृष्टि के कारण क्या हो रहा है, ओलावृष्टि मतलब ओलों की वर्षा, इसके कारण जो है फसलों को खराब होने से बचाने के लिए, ओलावृष्टि जब होती है ना, ओले जब पड़ते हैं तो फसलों को खराब होने से बचाने के लिए बागवानों की सहायता हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, किस गवर्नमेंट द्वारा, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित, मतलब यहीं इंडिया में ही विकसित की हुई है ये एंटी हेल गन, इसका परीक्षण किया जाएगा, इसीलिए ये जो है चर्चा में। थोड़ा सा देख लेते हैं एंटी हेल गन क्या है ये। देखिए जो एंटी हेल गन है ना, ये बादलों में जो है ओलों के विकास को बाधित करने के लिए, जो ओलों का ओले बनते हैं ना उनको बाधित करने के लिए ये वेव्स उत्पन्न करती है। ठीक है। वेव उत्पन्न करने वाली ये मशीन है। अब ये वेव कैसे उत्पन्न करती है थोड़ा इसके बारे में देखेंगे और देखेंगे क्या है ये जो है एक उल्टे टावर से मिलता जुलता कई मीटर ऊंचा एक स्थिर ढांचा होता है, यानी कि रुका हुआ एक ढांचा होता है, और इसमें आकाश की ओर खुलने वाली एक लंबी शंकुआकार यानी कि शंकु के आकार की एक नली होती है। ये है ना शंकु के आकार की एक नली। ठीक है। ये शंकु के आकार की नली होती है, आकाश की तरफ को इसका मुंह होता है, आसमान की तरफ को, और ये खुली हुई होती है। ठीक है। और जो बंदूक का निचला हिस्सा होता है इसमें एसिटिलीन गैस और हवा का विस्फोटक मिश्रण भरकर इसे दागा जाता है। एसिटिलीन गैस इसमें भरी जाती है और एक हवा का जो है विस्फोट करने वाला जो है मिश्रण होता है, उसे इसमें भरकर इसे दागा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, शॉक वेव्स निकलती है। ये जो सुपरसोनिक विमान होते हैं, हम पढ़ेंगे सुपरसोनिक विमान क्या होते हैं, इन शॉक वेव की जो गति होती है ना, इनकी स्पीड जो होती है, जो सुपरसोनिक विमान होते हैं उनसे निकलने वाली जो तरंगे होती हैं उनकी भांति जो है ध्वनि की गति से तेज होती है। ठीक है। उससे बहुत आवाज़ निकलती है, उससे भी तेज होती हैं ये शॉक वेव्स। और ये जो शॉक वेव्स होती हैं ये बादलों में जल की जो बूंदें होती हैं उनको ओलों में बदलने से रोक देती हैं। जल की बूंदें जो होती है ना वो ओला बन जाती हैं, उनको बदलने से रोक देती हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो साधारण बारिश पड़ जाती है ओले नहीं पड़ते हैं और फसलें जो है बच जाती हैं। अब हम देखते हैं जल की बूंदें ओला कैसे बनती हैं, थोड़ा ये देखते हैं कि ओला क्या होता है। देखिए ओलों का जो निर्माण होता है ना, हेल का निर्माण, यानी कि कपासी वर्षा मेघ को द्वारा होता है। कपासी वर्षा मेघ मतलब जो काले मेघ होते हैं, काले बादल जो होते हैं वर्षा करने वाले, ये जो है काफी विस्तृत और काले बादल होते हैं जिनमें जो है गरज मतलब आवाज के साथ साथ इनमें बिजली भी चमकती है, इन्हें कहते हैं कपासी वर्षा मेघ। ठीक है। इन बादलों में क्या होता है, जो हवाएं होती है ना
वो जल की बूंदों को उस ऊंचाई तक अपने साथ उड़ा ले जाती हैं जहां जल बूंदें जो हैं बर्फ के रूप में जम जाती हैं। मतलब हवाएं जो हैं जल की बूंदों को मतलब एकदम पीक पर ले जाएंगी, वहां पे ठंड इतनी होगी कि जल की बूंदें जो हैं बर्फ के रूप में जम जाएंगी, और ये जमी हुई जल बूंदें जो हैं वर्षा के रूप में नीचे गिरने लगती हैं, किंतु शीघ्र ही, परंतु मतलब इस कहने का मतलब है कि तुरंत ही हवाओं द्वारा इन्हें वापस ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है। इन पर और अधिक बूंदें जो हैं जम जाती हैं। इससे क्या होता है, जमी हुई बूंदों को ओलों की मतलब ओलों पर बर्फ की कई परतें चढ़ जाती है, बर्फ बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर ओलों वाली वर्षा इसमें हो जाती है। इन जमी हुई जल बूंदों के नीचे गिरने और फिर से ऊपर जाने की प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती रहती है जब तक ये ओले जो है भारी होकर पृथ्वी पर नहीं गिरने लगते, तब तक ये सेम प्रक्रिया बार बार होने लगती है और इससे फसलों का बहुत नुकसान होता है। उन फसलों के नुकसान को रोकने के लिए ये बना दी राइफल, ठीक है, कि सीधे आसमान में मारेंगे और तट पे से जाएगी और जो है सारे ओले खत्म, नॉर्मल बारिश हो जाएगी, फसलें बच जाएंगी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई है, स्वदेशी रूप से विकसित है, इसका परीक्षण किया जाएगा, एंटी हेल गन। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। तो चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अपना अगला टॉपिक। छोटे टॉपिक हैं ये, हमारे 4 टॉपिक बचे हैं, एक ये है और एक ये है, 2 टॉपिक ये हैं। चलिए देखते हैं हमारे टॉपिक क्या है। ये एक शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के बारे में देखते हैं और ऐसे जी पोर्टल के बारे में देखें क्या है ये पोर्टल। देखिए जो टीईटी है ना, ये क्लास 1 से लेकर 8 तक जो है टीचर के रूप में जो है नियुक्ति के लिए, मतलब टीचर के रूप में जो नियुक्ति होती है उसके लिए मिनिमम योग्यता है कि इतना एलिजिबल तो होना चाहिए टीचर बनने के लिए। भारत में क्या है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए एग्जाम जो है अनिवार्य है। ठीक है, भारत को सॉरी इसको एग्जाम को जो है टीईटी को भारत की केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा आयोजित किया जाता है। मतलब राज्य सरकार भी इसको जो है आयोजित करती है और केंद्र सरकार भी इसको आयोजित करती है। ये परीक्षा जो है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसके सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आयोजित की जाती है। और ये चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि पहले इसकी जो अवधि थी वो 7 साल थी, मतलब एग्जाम पास करके पहले 7 साल के लिए एलिजिबल थे, लेकिन अब आजीवन कर दी गई है। ठीक है, ये वाली बात इसमें कही गई है। अभी देखते हैं एसएजीई पोर्टल क्या है ये। देखिए हाल ही में क्या हुआ है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री द्वारा जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं ना, बूढ़े व्यक्ति हैं, उनकी सहायता करने के लिए सीनियर केयर एंजिंग ग्रोथ इंजन पहल एक पोर्टल लॉन्च किया गया, यानी सीनियर केयर एंजिंग ग्रोथ इंजन, ये एसएजीई की फुल फॉर्म है। एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल जो है विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा, मतलब कोई एक स्टार्टअप है विश्वसनीय ट्रस्टेबल, उनके द्वारा बुजुर्गों की, जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी देखभाल संबंधी उत्पादों और सेवाओं के लिए वन स्टॉप केंद्र होगा, मतलब एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा। इसके तहत जो चुने गए स्टार्टअप स्वास्थ्य है, मतलब ट्रैवल है, और जो फाइनेंस है, कानूनी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो है, रहने का है, खाने पीने जैसी जो चीज़ें हैं उन सब की ये देखभाल करेंगे और सेवाएं प्रदान करेंगे। ये जो मंत्रालय है इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है और इस योजना के लिए सूत्रधार के रूप में ये कार्य करेगा। ठीक है, जो प्रत्येक चयनित स्टार्टअप को एक मुश्त इक्विटी के रूप में 1 करोड़ रुपए तक का फंड प्रदान किया जाएगा, ये वाली बात इसमें कही गई है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखना, एग्जाम में कभी भी आ सकता है। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, डिस्कस करते हैं, किताब को पलट दिया जाए। चलिए देखते हैं ये ऑपरेशन सागर आरक्षा सेकंड क्या है ये, और फिर हम देखेंगे आईएनएस संधायक क्या है। ठीक है, देखिए भारतीय तटरक्षक आईसीजी श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ एक समन्वय स्थापित करते हुए, मतलब बातचीत करते हुए 25 मई 2021 से कोलंबो के आसपास समुद्र में रसायन से लदे कंटेनर पोत एमवी एक्सप्रेस पर्ल पर लगी आग को बुझाने के अथक प्रयास कर रहे हैं। कहने का मतलब है एक पोत है, यानी कि एक नाव है या फिर बड़ी नाव है, उस पे जो है आग लग गई है, उसका नाम है एमवी एक्सप्रेस पर्ल। ठीक है, भारतीय तटरक्षक जो है वो श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ उसमें एक रसायन है, उसमें आग लग गई है, उसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए टॉपिक जो है चर्चा में आया और इसलिए इन्होंने इनका नाम रख दिया ऑपरेशन सागर आरक्षा, यानी कि सुरक्षा। संभावित पर्यावरणीय खतरे से निपटने के लिए भारत और श्रीलंका के बीच किए गए समन्वित संयुक्त अभियान के नाम पर सागर आरक्षा द्वितीय नाम रखा गया है। सागर आरक्षा द्वितीय, भारत और श्रीलंका, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये अभियान है ये किन 2 देशों के बीच चलाया गया है, ये भारत और
श्रीलंका के बीच चलाया गया है। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो आईएनएस संधायक के बारे में है कि आईएनएस संधायक क्या है। देखिए, भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज है ये आईएनएस संधायक। पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया गया और अपनी श्रेणी का ये पहला जहाज है, ठीक है, जो कि पूरी तरह से भारत में डिजाइन किया गया है। इसे हाल ही में 40 वर्षों की सेवा के बाद कार्य मुक्त कर दिया, इसे रिटायर कर दिया गया। 40 साल इसने सेवा करी है भारतीय नौसेना की, इसे हाल ही में भी रिटायर कर दिया गया, इसलिए चर्चा में है आईएनएस संधायक। और भारतीय नौसेना ने अपनी 40 वर्षों की शानदार सेवा के दौरान आईएनएस संधायक ने भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी तटों समेत पड़ोसी देशों में 200 प्रमुख हाइड्रोग्राफिक जो है इन्हें सर्वेक्षण किए हैं। भारत के पश्चिमी तट पर भी, भारत के पूर्वी तट पर भी और आसपास के पड़ोसी देशों में लगभग 200 से ज्यादा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण इस आईएनएस संधायक के द्वारा करे गए हैं। हाल ही में 40 साल की सेवा, मतलब 40 साल इसने काम किया है। 40 साल की सेवा के बाद जो है ये रिटायर हुआ है अभी, इसलिए चर्चा में है। और ये सक्रिय भागीदार कहाँ कहाँ रहा, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे 1987 में ऑपरेशन पवन हुआ था, ये श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता हुई थी। ऑपरेशन रेनबो हुआ 2004 में सुनामी के बाद, ठीक है। और प्रथम संयुक्त भारत अमेरिका मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास यानी कि टाइगर ट्रायम्फ में भी इसकी भागीदारी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। सो जुड़े रहिए, मिलेंगे हम अच्छे अच्छे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। मैं सभी टॉपिक्स कवर करता हूँ, यूपीएससी मेंस से लेकर यूपीएससी प्रीलिम्स तक। आंसर राइटिंग की भी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे ये तो छोटे टॉपिक हैं, यहाँ पे तो आपको कथन कारण स्टेटमेंट के रूप में आंसर मिलेगा, लेकिन जो मैं बड़े टॉपिक डिस्कस करता हूँ उसमें आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी होगी। यूपीएससी, एसएससी, इन सब को लेकर मैंने ये सीरीज बनाई है। सो जुड़े रहिए और शेयर कीजिए प्लीज़ वीडियो को, जिससे क्या होगा कि काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, मतलब जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है। जब वीडियो आगे आप भेजेंगे तभी यूट्यूब भी प्रमोट करेगा और आगे वीडियो पहुंच पाएगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए, मैं ऐसे ही डेली सीरीज अपनी स्टार्ट रखूंगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, ठीक है। और जो 18+ हैं अपनी वैक्सीन लगवा लीजिए और कोविड से बचे रहिए। अब थर्ड वेव का भी सुनने में आ रहा है। अपने जो घर में बच्चे हैं उनको भी सेफ रखिए, मास्क लगा कर रखिए। थैंक यू।